वेलकम बैक स्टूडेंट्स। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम स्टार्ट करते हैं जी। हम लोगों ने लॉ ऑफ मास ऑफ एक्शन के बारे में हम लोग पढ़ रहे थे। तो लॉ ऑफ मास ऑफ एक्शन के अंदर हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में, अगर आपने नहीं लिया तो सिर्फ हमने डेफिनेशन पढ़ी थी, इंग्लिश मीडियम वालों ने भी और उर्दू मीडियम वालों ने भी। लेकिन उसके जो मैथमेटिकली पॉइंट्स इन्होंने दिए हुए हैं जो कि स्टूडेंट्स को काफ़ी मुश्किल लगते हैं, वो नहीं हम लोगों ने भी किए थे। तो वो इंशाल्लाह आज इस लेक्चर में हम लोग कवर कर लेंगे। तो अगर आपने प्रीवियस लेक्चर नहीं देखा उसको जाके विज़िट करें, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा और लाजमी लिंक को आगे शेयर कीजिएगा बाकी स्टूडेंट्स के साथ। तो स्टार्ट करते हैं। मैं आज आपको मैथमेटिकली पॉइंट्स करवाता हूँ। बुक्स वाले ने जो बुक ने दिए हुए हैं वही होंगे, लेकिन मैं ज़रा अपने तरीके से ना आसान वर्डिंग में आपको करवा देता हूँ, आपके लिए इजी हो जाएगा। ठीक है। तो सबसे पहले अगर आप गौर करें तो सबसे पहले उसने आपको ना एक इक्वेशन दी हुई है। उसने कहा है जी कंसीडर, फ़र्ज़ करें एक एग्जांपल उसने दी हुई है, एक रिवर्सिबल रिएक्शन दिया हुआ है। तो रिवर्सिबल रिएक्शन कौन सा होता है जी? जिसमें रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बने और प्रोडक्ट से दोबारा फिर रिएक्टेंट भी बन जाए। प्रीवियस लेक्चर्स में पूरी डिस्कस किया हुआ है। यहाँ पे उसने फ़र्ज़ किया है ए और बी दो रिएक्टेंट थे और उनको जब कन्वर्ट किया हमने प्रोडक्ट में तो सी बना और साथ डी बना। और ये जो दो तीर हैं, ये दो एरोस हम लोगों को, ये एक ऊपर वाला एरो ये शो कर रहा है कि पहले रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बने, और नीचे वाला एरो ये शो कर रहा है कि प्रोडक्ट से दोबारा रिएक्टेंट बने। और इसी तरह ये एक रिवर्सिबल रिएक्शन है। सबसे पहले जब आपने लॉन्ग ये क्वेश्चन लिखना है, आपने डेफिनेशन लिखनी है जो प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको समझाई थी, फिर ये वाली लाइन लिख के और ये एक इक्वेशन लिख देनी है। ये के एफ क्या है? ये एफ का मतलब होता है फॉरवर्ड, क्योंकि हम रिएक्टेंट से प्रोडक्ट वाली साइड पे जा रहे हैं ना, तो ये एक फॉरवर्ड रिएक्शन हुआ। फिर हम यहाँ से अगर आप देखो के आर लिखा हुआ है, इसका मतलब है ये रिवर्स है, हम प्रोडक्ट से दोबारा रिएक्टेंट वाली साइड पे जा रहे हैं, तो ये एक रिवर्स रिएक्शन है, इसीलिए इसके साथ के आर लिख दिया है। इसको कहते हैं रिवर्स कांस्टेंट और इसको कहते हैं फॉरवर्ड कांस्टेंट। ये इसलिए इस तरफ लगाया क्योंकि रिएक्शन इस तरफ फॉरवर्ड होता है, ये इसलिए इस तरफ लगाया क्योंकि रिएक्शन पीछे की तरफ रिवर्स होता है और ऊपर की तरफ फॉरवर्ड होता है। तो इतना जब आप लिख लोगे ना, इतना जब यहाँ तक आप लिख लेंगे तो उसके बाद फिर मैं आपको अपनी नोटबुक पे समझाता हूँ मैथमेटिकली पॉइंट्स जो आपने लिख लेने हैं। सबसे पहले डेफिनेशन लिखनी है, उसके बाद यहाँ से लेके यहाँ तक आपने लिख लेना है। बाकी मैं आपको जो समझाता हूँ आपने वो लिख लेना है जी। सबसे पहले आपने ये चीज़ लिखनी है, जब आप शुरू करने लगे तो आपने लिखना है जी, फ़र्ज़ किया है ए एंड बी आर द रिएक्टेंट्स। आपको पता है ना, पीछे लॉ में डेफिनेशन पढ़ी थी कि रिएक्टेंट को और प्रोडक्ट को स्क्वायर ब्रैकेट लगानी है, तो मैंने ए के गिर्द भी ब्रैकेट लगा दी, बी के गिर्द भी ब्रैकेट लगा दी। ए एंड बी आर द रिएक्टेंट्स फ़र्ज़ कर लिया। और सी और डी जो है वो प्रोडक्ट हैं किसके? इस रिएक्शन के जो हम लोगों ने शुरू किया हुआ है, और इस रिएक्शन का नाम रिवर्सिबल रिएक्शन था। देखें सी और डी के इर्द गिर्द भी हम लोगों ने स्क्वायर ब्रैकेट्स लगा दी हैं, ये लॉ ने कहा था। तो उसके बाद अब मैथमेटिकली पॉइंट शुरू हो जाएंगे। उसके बाद ये है जी अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास ऑफ एक्शन। उसके बाद क्या करना है? सबसे पहले जी आपने यहाँ पे, इंग्लिश मीडियम वालों को सबसे पहले समझाता हूँ, यहाँ पे आपने लिखना है जी द रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन। सबसे पहले जी आपने लिख लेना है रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन। इस लाइन का मतलब ये है कि फॉरवर्ड रिएक्शन की स्पीड कहाँ से शुरू होगी जी? वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। सबसे पहले देखेंगे कि फॉरवर्ड रिएक्शन जहाँ से शुरू हुआ था वो कौन सी चीज़ें थी। वो तो हम लोगों को पता है, दो चीज़ें थी। कौन कौन सी? एक ए था और एक बी था। ये डेफिनेशन में देखें फॉरवर्ड रिएक्शन कहाँ से शुरू हुआ था? ए और बी से। तो लिहाजा फॉरवर्ड रिएक्शन की जो स्पीड है वो किसके बराबर होगी? किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी? स्पीड ज़्यादा कब होगी? जब ए और साथ बी, इन दोनों का प्रोडक्ट ज़्यादा होगा, क्योंकि ए और बी हम लोगों ने कहा था ना कि हमारे रिएक्टेंट है। जितना ए और बी का प्रोडक्ट ज़्यादा होगा उतनी ही फॉरवर्ड रिएक्शन की स्पीड होगी। यही डेफिनेशन में पढ़ा था। उसके बाद आपने ये जो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन है ना, इसको इंग्लिश में रिएक्शन को आर से जाहिर करते हैं और फॉरवर्ड को छोटे एफ से। इस तरह लिखना है आपने इसको। और ये जो लाइन है इसको आपने, ये डायरेक्टली वाला साइन वैसे नीचे आ जाएगा, और ये वाला ए भी वैसे नीचे आ गया, और ये वाला बी भी नीचे आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पे क्या करना है, ये जो आर एफ है इसको आपने वैसे लिख लेना है, और ये जो डायरेक्टली का साइन है ना इसको आपने ख़त्म करना है। इसकी जगह पे आपने बराबर लगाना है। इसको ख़त्म करके बराबर लगाते हैं और साथ एक कांस्टेंट लगाते हैं। कौन सा कांस्टेंट लगाते हैं? जो रिएक्शन वाला, और रिएक्शन फॉरवर्ड है तो इसलिए कांस्टेंट का नाम क्या हो जाएगा? के एफ।
ये याद रखना है, इसको ख़त्म करके बराबर लगाया और साथ ही साथ के, ये दोनों कीमतें इसकी हैं, इसको ख़त्म करके बराबर लगाया और साथ एक कांस्टेंट लगाया, ठीक है, उसको के एफ कहते हैं। और एफ क्यों? क्योंकि फॉरवर्ड रिएक्शन है। बाकी क्या बचा? ये दोनों चीज़ें, इन्हें वैसे नीचे लिख लें, ए भी नीचे ही आ गया और ये जो बी था ये भी नीचे ही आ गया। ये हम लोगों के पास कीमत आ गई है जी आर एफ की। आर एफ का मतलब फॉरवर्ड रिएक्शन की ये कीमत हमारे पास आ गई। अब हम इसी तरह रिवर्स रिएक्शन को फाइंड कर लेंगे, जो कि बहुत सिंपल है। अब सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे द रेट ऑफ, पहले फॉरवर्ड लिखा था, अब लिखेंगे रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन। लें जी, ये इतना लिख लिया। फिर आपको पता है जो रिवर्स रिएक्शन है वो प्रोडक्ट वाली साइड से शुरू होता है। रिवर्स रिएक्शन इस तरफ से शुरू होता है। तो इस तरफ कौन सी चीज़ें पड़ी हुई थी रिवर्स रिएक्शन में? जाहिर है कौन कौन सी दो चीज़ें यहाँ पड़ी हुई थी। एक पड़ा हुआ था जी सी, और जो दूसरी चीज़ पड़ी हुई थी जी वो थी डी। आई होप आपको समझ आ गई होगी। पहले फॉरवर्ड रिएक्शन की बात की, अब रिवर्स रिएक्शन की बात कर रहे हैं, ये दोनों आ गया। अब रेट ऑफ, आपको पता है रिएक्शन को तो आर से जाहिर करते हैं और रिवर्स को छोटे आर से जाहिर करते हैं। अब यहाँ पे छोटा आर क्यों लगाया है? ये रिवर्स को जाहिर करे। एफ क्यों नहीं लगाया? क्योंकि वो फॉरवर्ड था, ये रिवर्स था। ये निशान वैसे ही नीचे आ गया, और ये जो चीज़ थी सी ये भी वैसे आ गई, और ये जो चीज़ डी थी ये भी वैसे ही नीचे आ गई। आई होप समझ आ गया होगा आपको। उसके बाद ये आर आर वैसे ही आ गया। इसको हम लोगों ने ख़त्म किया, ये जो निशान है इसको ख़त्म किया, तो बराबर लगाया और साथ इसको ख़त्म करके एक कांस्टेंट लगाया। उस कांस्टेंट का नाम हम लोगों ने के आर रखा। पहले हम लोगों ने कांस्टेंट का नाम के एफ रखा था, वो इस वजह से पहले के एफ रखा था क्योंकि वो फॉरवर्ड रिएक्शन था। अब ये रिवर्स है तो इसलिए कांस्टेंट का नाम के आर रखा, और बाकी ये जो चीज़ है सी और ये जो चीज़ थी डी ये वैसे ही नीचे आ गई। सिंपल सी बात थी, ये वैसे नीचे आ गया, इसको ख़त्म किया तो बराबर लगाया और साथ एक कांस्टेंट लगाया, ये दोनों चीज़ें वैसे ही। ये हमारे पास आर आर की कीमत आ गई, यानी कि रिवर्स रिएक्शन की, फॉरवर्ड रिएक्शन की भी कीमत। फिर हम लोगों ने एक इक्वेशन पीछे पढ़ी थी, उस इक्वेशन का नाम ये था कि जी द रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, ये पिछले लेक्चर्स में हम लोगों ने कवर किया था कि फॉरवर्ड रिएक्शन की स्पीड हमेशा बराबर होती है द रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन। फॉरवर्ड रिएक्शन की स्पीड बराबर होती है रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन की। फॉरवर्ड रिएक्शन को हम लोग इंग्लिश में क्या कहते हैं जी? आर एफ, बराबर का निशान वैसे ही आ गया। और रिवर्स रिएक्शन को क्या कहते हैं? रिएक्शन को कहते हैं आर, और रिएक्शन और रिवर्स को कहते हैं छोटा आर। ले जी, आर एफ की कीमत हम लोगों ने पीछे फाइंड की हुई है, ये पड़ी हुई है जी आर एफ की कीमत। अगर मैं आपको दिखा दूं दोबारा से, आर एफ की कीमत थी जी के एफ और साथ ए और बी। ये आर एफ के हम लोग नीचे लिख देंगे। इसकी कीमत थी जी के एफ थी, और बाकी हमारे पास रह गया जी ए रह गया, और साथ ही साथ हमारे पास बी रह गया। बराबर आर आर की कीमत अभी फाइंड की है, ये आर आर की कीमत ये पड़ी हुई है। क्या थी जी कीमत? के आर थी, और बाकी क्या था जी? सी, और बाकी क्या रह गया? डी। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा जी। आर एफ की भी कीमत पुट कर दी, आर आर की भी कीमत पुट कर दी। अब ऐसा करें, ये के आर यानी कि आर आर की ये कीमत थी, ये मैंने पुट कर दी। अब कांस्टेंट को एक साइड पे ले आएँ और बाकी चीज़ों को एक साइड पे ले आएँ। अब सिंपल, यहाँ पे स्टूडेंट बहुत कंफ्यूज होता है। देखो के एफ इधर ही पड़ा हुआ है, ये एक कांस्टेंट है, ये के एफ को इधर ही रखा, और ये के आर इधर मल्टीप्लाई हो रहा था बराबर के। जब इस तरफ लेके आएंगे तो ये वाला जो के आर है इस तरफ आके के आर डिवाइड हो जाएगा। अब दूसरी तरफ क्या रह गया था? सी रह गया था, और क्या रह गया था यहाँ पे जी? डी रह गया था। और ये ए और बी इस तरफ मल्टीप्लाई हो रहे थे, इधर जाके ए डिवाइड हो गया, और ये वाला बी भी इधर आके जी डिवाइड हो गया। आई होप आपको समझ आ गया होगा। कांस्टेंट एक साइड पे कर लिए और रिएक्टेंट और प्रोडक्ट को एक साइड पे कर लिया। के एफ पहले इधर था, ये दूसरा कांस्टेंट के आर था, बराबर के दूसरी तरफ मल्टीप्लाई हो रहा था, इधर आके डिवाइड हो गया। दूसरी तरफ अब क्या रह गया? सी और डी वो वैसे ही रह गए, और ए और बी बराबर के इस तरफ मल्टीप्लाई हो रहे थे, उधर जाके डिवाइड हो गए। अब हमारे पास दो कांस्टेंट है, ये भी और ये भी, तो वो उन्होंने कहा कि दो कांस्टेंट रखने से अच्छा आप एक ही रख लें। के एफ और के आर की जगह उन्होंने कहा कि जी वही नो, ठीक है, हम जानते हैं कि के एफ डिवाइडेड बाय के आर, ये दो कांस्टेंट है, इनकी जगह पे आप एक ही कांस्टेंट रखें जिसका नाम होगा के सी।
बस आपने ये लिख लेना है कि के एफ और के आर की जगह पे के सी लिख लें। तो दोबारा फिर यहीं से शुरू करेंगे, ठीक है, अपने क्वेश्चंस को यहीं से शुरू करेंगे। इन दोनों की जगह पे आपने अब क्या लिख देना है, इन दोनों की जगह पे आपने लिख देना है जी के सी बराबर जो चीज़ें रह गई थी वो ये वाली, ठीक है, वो क्या क्या था जी, सी था, और क्या था जी, डी था, और नीचे हमारे पास ए था, और साथ ही साथ नीचे क्या पड़ा हुआ था जी, बी था। यहाँ पे जी हमारा लॉन्ग क्वेश्चन ख़त्म हो जाता है। आई होप आपको बड़े अच्छे से मैंने आपको क्लियर करवाने की कोशिश की है। अच्छा, जो उर्दू मीडियम वाले हैं मैं उनको ज़रा थोड़ा सा गाइड कर दूँ। जहाँ पे लिखा हुआ है ना अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास ऑफ एक्शन, यहाँ पे आपने लिखना है लॉ ऑफ मास ऑफ एक्शन के मुताबिक। यहाँ पे लिखा हुआ है रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, तो आपने उर्दू में लिख लेना है फॉरवर्ड रिएक्शन की, ठीक है। यहाँ पे आपने सिंपल सी यही बात लिख लेनी है कि फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट, यानी यहाँ लिखा हुआ ना रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, आपने उर्दू में लिख लेना है ऐसे कि फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट, बाकी सारी चीज़ें वैसे ही आ जाएंगी, ठीक है। और इसके अलावा यहाँ पे लिखा हुआ है ना द रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन, तो उर्दू मीडियम वाले यहाँ पे क्या लिखेंगे, वो ये लिखेंगे कि जी रिवर्स रिएक्शन का रेट, बस ये उर्दू में लिख के और बाकी चीज़ें सारी वैसे ही आ जाएंगी। फिर नीचे यहाँ पे उर्दू मीडियम वाले लिखेंगे ना रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, तो यहाँ पे आप लिखोगे फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट बराबर होता है, उर्दू में लिखोगे रिवर्स रिएक्शन का रेट, ये दोनों लिख के उसके बाद आपने बाकी सारी चीज़ें यही करनी है जो इंग्लिश मीडियम वालों ने की हैं। तो यहाँ पे आपका ये लॉन्ग क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। आई होप आपको बड़े अच्छे से समझ आया होगा। सबसे पहले जैसा कि मैंने आपको कहा, जब भी आपने लॉन्ग अटेम्प्ट करना है तो लॉ ऑफ मास ऑफ एक्शन की डेफिनेशन लिखनी है, उसके बाद आपने ये वाली लाइनें लिखनी है, इतनी सी उर्दू मीडियम वालों ने भी और इंग्लिश मीडियम वालों ने भी, ठीक है। और इतना लिख के उसके बाद जो मैंने आपको यहाँ से करवाना शुरू किया है, ये सपोज वाला और ये सारी चीज़ें, उर्दू वाले यहाँ पे ये लिख सकते हैं कि फ़र्ज़ करें ए और बी जो है वो रिएक्टेंट है और सी और डी जो है वो प्रोडक्ट है। बस उन्होंने इसी चीज़ को उर्दू में लिख लेना, जो कि बहुत आसान है। उसके बाद बाकी सारी चीज़ें उर्दू और इंग्लिश मीडियम वालों की यहाँ पे सारी सेम है। आई होप आपको लॉ ऑफ मास ऑफ एक्शन समझ आ गया होगा जी। थैंक यू सो मच।